आवाज आ रहा है आप लोग को? मम्मी एक बार माइक अनम्यूट कीजिए तो, मतलब हैंड रेस कीजिए। मम्मी कैसा चल रहा है तैयारी? हेलो। मम्मी कैसा चल हाँ, रहा बोलिए। अच्छा चल रहा है। है? ठीक सर चल ठीक रहा है? ठाक। हाँ सर। बस थोड़ा ऑडिट कम हो रहा है, बाकी ठीक हो रहा है। क्या कम हो रहा है? ऑडिट थोड़ा कम हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट तो ठीक ठाक हो रहे हैं। आपका आवाज थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है। सीएसआर देखो दो पार्ट में करेगा। कोशिश करेगा आज वाइंड अप कर दे, लेकिन पूरा वाइंड अप होना मुश्किल है, बट स्टिल ट्राई करता है जितना होता है। इजी है सीएसआर, कोई खास टफ नहीं है। खाली दो तीन चीज क्या है इसमें याद रखने जैसा है। अभी तक देखो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में जितना अपन किया ना, हमको ऐसा लग रहा है। देखो सर 128 क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करना है, कंपनी को बनाना है। हम लोग 128 में क्या किया था कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करना है, कंपनी को बनाना है। फिर सर 128 में क्या किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, 128 में किया था कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी क्या क्या मेंटेन करता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 8 साल तक मेंटेन करेगा। डायरेक्टर्स आगे इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर सीजी चाहे तो उसको अप्रूवल देके बढ़ा देगा, ये सब किया था। सेक्शन 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया। फिर 130 में क्या किया था सर? चुगली। चुगली हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन सर था क्या उसमें? एटलीस्ट था 130 में क्या था? रिवीजन। मतलब सर वॉलेंटरी नहीं था, लेकिन 131 वाज वॉलेंटरी रिवीजन। 130 में था कि सर अगर आपको बुक्स अकाउंट्स में कोई फ्रॉड है या अगर आप कुछ गड़बड़ किया है, उसमें दो वर्ड था ना, एक तो था फ्रॉड और एक वर्ड क्या था? मिस एम से कुछ वर्ड था, एक और क्या वर्ड था? सर क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा? ज्यादा देर नहीं रहेगा, आधा पौना घंटा रहेगा। करते हैं एक बार, जिस हिसाब से ठीक लगेगा हो जाएगा। कोई इतना टेंशन नहीं है। ठीक है। तो सर उसमें हम लोग क्या किया था सर? एक तो मिस एप्लीकेशन या फिर था फ्रॉड। अच्छा। सर उसके बाद 130 था। 130 में ये किया हम लोग कि सर सीजी और इन लोग आगे वो देता है। फिर सर 131 में क्या किया? 131 में किया सर वॉलंटरी डिवीजन। अगर हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 129 के हिसाब से नहीं बना, या सर हम लोग का बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं बना, तो हम लोग क्या करेगा? रिवीजन करेगा। ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग सेल्फ अप्लाई करते हैं। सर 130 में कोई बाहर वाला जाके ट्रिब्यूनल को बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल्फ अप्लाई करते हैं। सर 132 में किया था नफरा। नफरा हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर एक ही कोई अभी तक सेक्शन है जो थोड़ा सा हैवी है, वो नफरा है, बाकी सब सारा इजी है। 133 में क्या किया? 133 में क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब कौन करेगा सर? अल्टीमेटली गवर्नमेंट, बट इन कंसल्टेशन विद नफरा एंड आईसीआई। अल्टीमेटली नोटिफाई कौन करेगा सर? सीजी करेगा। बट किसको कंसल्ट करके? आज भी आईसीआई को। और आईसीआई किसको वो करेगा? नफरा को। एग्जामिनेशन वगैरह करेगा नफरा। अब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कौन सा सेक्शन? सेक्शन 135। 135 क्या बोलता है सर? 135 बोलता है सीएसआर। अब समझो सर ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और कोविड के बाद हमको ऐसा लगता है सर ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अब देखो सर 135 अल्टीमेटली बोलता क्या? 135 बोलता है सर कोई भी कंपनी सीएसआर का कमिटी उसको बनाना पड़ेगा। सर पहला बात, सीएसआर सेक्शन 135 सीएसआर क्या हर कंपनी में एप्लीकेबल है? कि सर जिस जो लिमिट क्रॉस करेगा उस पर एप्लीकेबल है। करेक्ट, जो लिमिट क्रॉस करेगा उस पर एप्लीकेबल है। अब हम लोग को ये समझना है सर सबसे पहले सीएसआर का लिमिट क्या है, सीएसआर में होता क्या है। और जनरली लॉजिक समझो सर, सीएसआर में क्या होता है सर? जिस जिस कंपनी को सीएसआर एप्लीकेबल होगा, जिस जिस कंपनी को सीएसआर एप्लीकेबल होगा, वो कंपनी अपना प्रॉफिट्स का, जिस जिस कंपनी को सीएसआर एप्लीकेबल होगा वो कंपनी अपना प्रॉफिट्स का 2%, कितना परसेंट? 2% क्या करता है? सीएसआर में खर्चा करता है। सर सीएसआर क्या मतलब? जो जो कंपनीज पे सीएसआर एप्लीकेबल होगा, वो कंपनीज क्या करता है? अपना 2% किसका? प्रॉफिट्स का। वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? बैलेंस शीट वाला, पीएनएल वाला प्रॉफिट नहीं भाई। पीएनएल वाला प्रॉफिट नहीं, वो अलग प्रॉफिट हम लोग देखेगा कि सर वो प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। लेकिन सर यहाँ पे पॉइंट क्या वापस,
सर 135 के हिसाब से सीएसआर कौन सा कंपनी उसको एप्लीकेबल होता है ये हम लोग पढ़ेगा। फिर सर जिस कंपनी को एप्लीकेबल होता है उन लोग क्या करता है सर, उन लोग एक तो सीएसआर कमिटी बनाता है, दूसरा चीज उन लोग अपना प्रॉफिट्स का कितना प्रतिशत 2% या फिर 2% हिस्सा क्या करते हैं सीएसआर में खर्चा करते हैं। क्या 2% ऑफ प्रॉफिट्स, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अब वो क्या है क्या नहीं हम लोग देखते हैं। और फिर इसमें सीएसआर कमेटी देखेगा, फिर हम लोग देखेगा सर सीएसआर कमेटी कौन बनाता है, क्या करता है क्या नहीं करता, उन लोगों का क्या क्या रोल होता है, कितना डायरेक्टर होगा नहीं होगा। अच्छा सर एक बात और बताओ, आप लोग एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं सर, जब कोई भी कंपनी सीएसआर में खर्चा करेगा तो आज तो हम बोलेगा सर हम अपना ऑफिस का मेंटेनेंस किया, ये भी सीएसआर है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि किसको सीएसआर मानेगा किसको सीएसआर नहीं मानेगा। ऐसे तो हम क्या करेगा, एम्प्लॉइज लोग को पैसा दे देगा सैलरी के बदले और हम बोलेगा हम सीएसआर का एक्सपेंडिचर कर लिया, तो सर क्या ये माना जाएगा? करेक्ट, नहीं माना जाएगा। बट ऑब्वियस बात है, तो सर इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इसमें एक है शेड्यूल 7। सर शेड्यूल 7 क्या बोलता है? शेड्यूल 7 ये बोलता है कि भाई कौन सा खर्चा को हम लोग सीएसआर नहीं मानेगा। शेड्यूल, सॉरी उल्टा बोला सर, शेड्यूल 7 बताता है कि कौन सा खर्चा को हम लोग सीएसआर मानेगा या कौन सा खर्चा हम लोग सीएसआर में कर सकता है। शेड्यूल 7 क्या बोलता है सर, कौन सा खर्चा को हम लोग सीएसआर मानेगा या कौन सा खर्चा हम लोग शेड्यूल सीएसआर में कर सकता है। अब आपको रीड मारता है टाइम, ये देखो अब थोड़ा टाइम पास है, इसमें क्या क्या टाइम पास है और एक बार फटाफट रीड मारता है। द कॉर्पोरेट एज लीगल पर्सन यूज वेराइटी ऑफ अदर कैपिटल्स इन ब्लेंड विद इकोनॉमिक कैपिटल प्रोवाइडेड बाय शेयरहोल्डर टू मेक रेवेन्यू, टाइम पास है हाँ, टू मेक रेवेन्यू अर्न प्रॉफिट एंश्योर सर्वाइवल एंड रजिस्टर ग्रोथ। Hence, instead of being responsible only towards the fund provider, the corporate is responsible for wide range of stakeholders, including the society within which it operate and exist। मतलब सर सिंपल सा बात है, जब एक कंपनी काम करता है ना तो उससे बहुत जन को इफेक्ट होता है। सर आज समझो हम एक इंडस्ट्री बिठाया, हम एक फैक्ट्री खोला, सर उस फैक्ट्री से क्या मेरा खुद का क्या एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्या पब्लिक इफेक्ट नहीं होगा? इसीलिए बोलता सर जो बड़ा बड़ा कंपनीज है उन लोगों को सीएसआर का खर्चा क्यों मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि सर उन लोगों को एनवायरमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, देश के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। इसीलिए बोला कि भाई सीएसआर का खर्चा अब क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया, जिस जिस कंपनीज को क्या है एप्लीकेबल है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये टाइम पास, ये वो टाइम पास किया कि क्यों सीएसआर आया, ठीक है। अब देखो, इवेंट टू द एनवायरमेंट एज वेल एज अंडर द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन, इंडिया बिकेम टॉर्च बियरर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय गिविंग लीगल मैंडेट टू सीएसआर। मतलब भाई पूरा इंडिया, पूरा देश में सबसे पहले सीएसआर को कौन लागू किया, पूरा वर्ल्ड में, बोलता है इंडिया सीएसआर को सबसे पहले कंपलसरी किया, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द 135 इन द कंपनीज एक्ट 2013 दैट रिक्वायर कॉर्पोरेट टू मैंडेटरीली, देखो वर्ड क्या है सर, जिसपे 135 लग जाएगा, जिसपे 135 लग जाएगा, जो हम लोग ऑडिटेड रूल्स में भी किया था सीएसआर वाला, लेकिन चलो ठीक है वापस पढ़ लेगा यहाँ पे। सर सीएसआर वाला प्रोविजन जिसपे लग जाएगा उसको मैंडेटरीली अपना प्रॉफिट्स का कितना परसेंट आएगा, बाद में हम कराएगा भी, 2% प्रॉफिट्स का किस पे खर्चा करना पड़ेगा, सीएसआर में खर्चा करना पड़ेगा। अब सर सीएसआर का खर्चा कौन सा खर्चा है, चॉकलेट खा लिया सीएसआर का खर्चा है? नहीं भाई, डेट पे चलेगा, सीएसआर का खर्चा है। नो 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 सर, शेड्यूल 7, जैसे शेड्यूल 3 होता है ना ऑफ द कंपनीज एक्ट, वैसे क्या शेड्यूल है, शेड्यूल 7 है। तो शेड्यूल 7 में जो खर्चा गवर्नमेंट बोला है वही खर्चा को हम लोग कहाँ क्लासिफाई करेगा सर, सीएसआर में क्लासिफाई करेगा। अच्छा एक चीज और देखो, अब उसके बाद टाइम पास क्या कर रहे हैं लोग, ब्रॉडली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इंप्लाइज ए कंसेप्ट वेयर बाई, इसका चैट आया है सर, कितने बजे क्लास स्टार्ट हुआ, क्या टाइम पास कर रहा है, 5 मिनट हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक टाइम पास ही चल रहा है। सर ब्रॉडली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इंप्लाइज ए कंसेप्ट वेयर कंपनीज डिसाइड टू कंट्रीब्यूट टू ए बेटर सोसाइटी एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, a concept whereby the companies integrate social and other useful concerns in their business operations for the betterment of stakeholders। साइन पास दिया हुआ है। The provisions that are enriched under section 130 of the act of the CSR referred in light of CSR referred to CSR rules। मतलब सर CSR एक्ट में भी दिया कौन सा, सेक्शन 135, और रूल्स में भी कई सारी चीज इसके बारे में बताया गया है। रूल्स कौन सा, CSR रूल्स, कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स, CSR पॉलिसी रूल्स 2014। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं ना, सबसे पहले अपन एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि सर सीएसआर किस पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले अपन क्या देखता है, अपन एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। इसका थोड़ा ना कंस्ट्रक्शन अजीब है। अगर हम लोग ये सीएसआर का चैप्टर देखेगा ना, मतलब ये जो कंटेंट है सीएसआर का, इसका थोड़ा कंटेंट मतलब ऊपर नीचे है, तो हम लोग थोड़ा मिक्स एंड मैच करेगा, कोई इतना टेंशन का दरकार नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेगा, कोई इशू नहीं है, हम लोग सबसे पहले क्या देखेगा सर, कॉम्पोजिशन,
मतलब सर सबसे पहले किसको सीएसआर प्रोविजन लगेगा, किसको सीएसआर प्रोविजन लगेगा, हम लोग सबसे पहले ये देखेगा, ठीक है। अब देखो किसको लगेगा सीएसआर प्रोविजन, एक कंपनी। अब देखो सुनो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अब ध्यान, अभी तक कितना चला था, टाइम पास चला था, अब ध्यान। सर पहला बात सीएसआर प्रोविजन किसको लगेगा ये पढ़ने जा रहे हैं, और सर जिसको सीएसआर प्रोविजन लगेगा उसको सीएसआर कमेटी भी बनाना पड़ेगा, जिसको सीएसआर प्रोविजन लगेगा उसको सीएसआर कमेटी भी बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, जो लेट के पढ़ पाप चढ़ेगा, उठ के बैठ जाओ सीए बनना है तो, ये वाला रूल याद है ना, दिस एंड दिस। तो किसी को नींद आ रहा है पानी पी लो, जग जाओ भाई, पढ़ लो। क्या पता सीएसआर का क्वेश्चन आ गया 8 मार्क का या 6 मार्क का। सर 6 मार्क आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, सर 6 मार्क आपको 155 145 से 161 पहुंचा सकता है, 151 पहुंचा सकता है, याद रखना। अब देखो एक कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट ए सीएसआर कमिटी of the board if during the immediately preceding financial year such company। अब देखो क्या क्राइटेरिया है सर, 3 सिंपल क्राइटेरिया जो हम लोग पहले भी पढ़ा था कि सर नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 500 करोड़ और मोर। क्या होना चाहिए नेटवर्थ। सर टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ और मोर। और सर नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 करोड़ और मोर। तो सर इन तीनों में से कोई भी एक चीज, अब बताओ और है कि एंड है, सर और है कि एंड है, सर और है कि एंड है, करेक्ट और है सर। इसका मतलब सर अगर तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो सीएसआर का प्रोविजन लग जाएगा। और सर सीएसआर का प्रोविजन लगते ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट ए सीएसआर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ, मतलब सर अगर पिछला साल इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, अगर पिछला साल इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, क्या क्या क्राइटेरिया, नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर। मतलब सर पिछला साल अगर ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ तो सीएसआर का प्रोविजन हम पे लग जाएगा। कॉपी में ये चीज लिख लेना, हम अलग से लिखवाएगा नहीं अभी, कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स खोल के, ये चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वाला कॉपी बनाया है उसमें ये बात आप लोग लिख लेना। क्या लिखेगा कि सर सीएसआर कमेटी कब बनेगा, जब सर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा और एनी ऑल है, मतलब प्लस है या एंड है। तो सर इसमें याद रखना सर प्लस नहीं है और है, प्लस नहीं है क्या है और है। अब देखो आगे बढ़ते, एप्लीकेबिलिटी समझा यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ है, एज पर 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीएसआर रूल्स एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी and a foreign company defined under clause 42 of section 2 of the act having its branch office or project office in India which fulfills the criteria specified in subsection 1 of 135 shall comply with 135। मतलब सर सिंपल सा बात है, देखो इसमें पढ़ने लायक क्या है कि सर अगर किसी का भी इंडिया में क्या है, ब्रांच ऑफिस है या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस है, किसी का भी इंडिया में क्या है सर, या तो ब्रांच ऑफिस है या तो प्रोजेक्ट ऑफिस है, किसी का भी इंडिया में क्या है सर, या तो ब्रांच ऑफिस है या तो प्रोजेक्ट ऑफिस है सर। और अगर वो ऊपर वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, 500,005, 500,005 सर क्राइटेरिया क्या है, 500,005, 500 इज टर्नओवर नेटवर्थ, 1000 करोड़ इज टर्नओवर, 5 करोड़ इज नेट प्रॉफिट। प्रोजेक्ट ऑफिस हम कब पढ़ा है, अच्छा प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया, प्रोजेक्ट ऑफिस मतलब समझ लो एज ऑफ ना, एक बार आप समझ लो सर इंडिया में वो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहा है उसके लिए वो ऑफिस खोला, मतलब सर उसका परमानेंट इंडिया में काम नहीं है, लेकिन सर इंडिया में वो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने के लिए आया है 2 साल 4 साल 5 साल और उसके लिए वो कोई ऑफिस खोला, तो दैट इज बेसिकली प्रोजेक्ट ऑफिस, एक बार के लिए ऐसा समझो। अब देखो पॉइंट क्या है यहां तक समझा। अब उसके बाद फर्दर इतना तक क्लियर कि सर अगर सीएसआर लगेगा तो लिमिट क्या है 500,005, और सर अगर लग गया तो किस पे लगेगा, सब पे लगेगा। और सर दूसरा पॉइंट कि सर अगर कोई ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोला या प्रोजेक्ट ऑफिस खोला उस पे भी सीएसआर लगेगा सर, 101% सीएसआर लगेगा, सिंपल। अब देखो आगे क्या लिखा, फर्दर प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1 स्टेट दैट ए कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंट सीएसआर एज पर ये शैल कॉन्स्टिट्यूट ए सीएसआर कमिटी। या फिर देखो ये क्या बोल रहा है सर, अगर आपका अकाउंट में क्या है, अनस्पेंट सीएसआर है तो आपको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। अब सर ये हम लोग आगे जाके समझेगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ समझो कि सर अगर आपका अकाउंट में सीएसआर अनस्पेंट है, लेकिन अभी नहीं समझ आएगा, इग्नोर करो एक बार। अच्छा अब एक चीज देखो सर, ऊपर हम लोग क्या पढ़ा, 3 चीज पढ़ा, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर। अब नेटवर्थ एंड टर्नओवर इज डिफाइंड एज पर क्लॉज 57
91 ऑफ सेक्शन 2। सर सबसे जो चैप्टर 1 था ना हम लोग का प्रिलिमिनरी, उसमें ये दोनों दिया हुआ है, नेटवर्थ का भी डेफिनेशन दिया है, टर्नओवर का भी डेफिनेशन दिया हुआ है, तो जाके पढ़ लेना। अब लेकिन देखो एक और खतरनाक पॉइंट, वेयर इज द नेट प्रॉफिट इज डिफाइंड एज पर रूल 2H ऑफ सीएसआर रूल्स। अब सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट का डेफिनेशन अलग है। अब सर यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट का डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे पहला बात क्या बोला सर, अगर तीनों में से एक चीज क्रॉस करेगा, वो तीन चीज क्या है सर, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट और, बताओ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ। अब नेटवर्थ और टर्नओवर तो हम लोग समझ गया, लेकिन सर नेट प्रॉफिट कैसे देखना है? सर नेट प्रॉफिट देखना है अंडर रूल 2 सब रूल H ऑफ द सीएसआर रूल्स। अब आगे देखो ऊपर पढ़ता है, the net worth, turnover or net profit of a foreign company of the act shall be computed in accordance with the balance sheet and P&L of such company prepared in accordance with the provision of clause A of subsection 381। 381 याद करो, 379 में क्या था, फॉरेन कंपनी, 380 में क्या था, 379 में क्या था, फॉरेन कंपनी, डीम्ड इंडियन कंपनी बात किया तो 380 में क्या था सर, 380 में था अकाउंट्स टू बी सबमिटेड टू आरओसी, और 381 में क्या था सर, 381 में था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम लोग सीएफएस वगैरह बनाता है, वो था 381 में। 380 में तो 381 में ऑडिट भी था कि सर ऑडिट वगैरह भी कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं सर टर्नओवर, नेटवर्थ या नेट प्रॉफिट अगर कोई फॉरेन कंपनी का है, क्योंकि सर अगर फॉरेन कंपनी में सीएसआर लगा तो अब तो फॉरेन कंपनी का देखेगा ना ये तीनों चीज। तो ये बोल रहे सर आप बैलेंस शीट पीएनएल उसका जो 381 में सबमिट करता है ना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बनाता है, उसके हिसाब से देखेगा। एंड सेक्शन 198, अब सेक्शन 198 को देखो, नंबर अगर याद होता है तो याद कर लो, क्योंकि सर ये कब काम आएगा, सर ये नेट प्रॉफिट में काम आएगा। हम लोग अभी ऊपर ही बात कर रहा था ना कि सर नेट प्रॉफिट है, टर्नओवर है तब तो ठीक है, जो डेफिनेशन भी दिया उसको टर्नओवर मान लेगा या सेल्स, या सर नेटवर्थ अगर है, नेटवर्थ भी जो सर सब चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी में जो दिया हुआ है सब सेक्शन में, उसको हम लोग मान लेंगे सर 2 सब सेक्शन 57 में। लेकिन सर जो नेट प्रॉफिट होगा, जो ऊपर 5 करोड़ भी है, और हम लोग एक और बात क्या कर रहे हैं सर, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट हम लोग बोल रहे हैं ना कि सर सीएसआर मतलब नीचे आप लोग पढ़ेगा कि सर सीएसआर का खर्चा करना कितना है, तो डेट विल बी 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ये हम लोग कहां पढ़ेगा, तो ये अब हम लोग ये देखते हैं कि सर नेट प्रॉफिट्स का यहाँ पे मतलब क्या है। अब देखो यहां आ जाओ, कौन सा पेज है सर, पेज 9.45। हम बोला ना इसका थोड़ा हायरार्की गड़बड़ है चैप्टर का, लेकिन चैप्टर इजी है, मतलब ये सीएसआर वाला प्रोविजन। अब देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ा सर, अभी तक हम लोग पढ़ा ये 2% मैंडेटरी, यहां प्रोविजन मैंडेटरी है, एटलीस्ट 2% है। सर अगर आप चाहे आप ज्यादा कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन सर 2% तो हमको सीएसआर पे खर्चा करना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। पढ़ाई देंगे 2% वाला, अच्छा वो पढ़ाई देता है एक बार, फिर हम पढ़ाएगा कि नेट प्रॉफिट्स किसको बोलता है। अच्छा हो ये वाला पेज खोलो, पेज 9.50, पेज कौन सा है 9.50। हम लोग क्या समझ रहे हैं सर, अभी तक हम लोग समझे सीएसआर किसको बनाना है, मतलब सीएसआर कमेटी कौन बनाएगा और सीएसआर पे कम खर्चा कौन करेगा, तो सर वो करेगा 500, 1000 और 5, और सर क्या चीज का, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट्स। नेटवर्थ और टर्नओवर नॉर्मल लेना है, लेकिन सर जो नेट प्रॉफिट्स लेगा वो हम लोग समझेगा कि किस हिसाब से लेना है। अब सर एक और बात, अगर किसी को भी सीएसआर कमेटी किसी कंपनी में बनेगा, तो सर ये सब कब का चेक करना है सर, पिछला साल का, ये सब कब का चेक करना है, पिछला साल का। और एक बात और बता देते हैं, जो हम लोग ऑडिटर रूल्स में भी बताया था, आपको एग्जांपल लिख के भी समझाया था क्लास में, कि सर अगर एक कंपनी पे एक बार सीएसआर प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, तो अगला 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक एप्लीकेबल रहेगा, और अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक वापस वो लिमिट क्रॉस नहीं किया, तब चौथा साल वो लिमिट हट जाएगा। इसका पूरा एग्जांपल लेके समझाया हुआ, हम दोबारा भी टाइम नहीं लगाएगा उसमें, आप लोग वहां से एक बार रिवाइज कर लेना। जब ऑडिटर रूल्स में वो समझाया था ना 139 सबसेक्शन 2 कूलिंग पीरियड वाला पॉइंट, तब ये पॉइंट हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाया था, तो वहां से एक बार कवर कर लेना कि सर अगर एक कंपनी पे, क्योंकि समझो 500, 1000 और 5 हम लोग कब का देख रहे हैं, सब पिछला साल का। अब सर समझो इस साल तो हो गया, सीएसआर लग भी गया, अब सर इस साल मेरा टर्नओवर और वो तीनों ही क्रॉस नहीं किया, क्योंकि और है ना लिमिट, तो सर हम क्या सीएसआर पे खर्चा नहीं करेगा? अरे भाई करेगा, मतलब सर एक बार ये प्रोविजन लग गया तो ये पिशाच है, कितना साल तक पीछा नहीं छोड़ेगा, 3 साल तक। लेकिन सर 3 साल के बाद ये पीछा छोड़ देगा अगर तीनों साल कॉन्जिक्यूटिवली हम लिमिट, वो जो लिमिट दिया हुआ है 500, 1005, उसका कोई भी एक पार्ट को क्रॉस ना करे। सिंपल एंड क्लियर। अच्छा सर अब अगर लग गया सीएसआर, तो हमको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, दूसरा बात 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स को खर्चा करना पड़ेगा, कहां पे, सीएसआर में। और सर वो सीएसआर कहां डिफाइंड है कि सीएसआर में क्या क्या चीज आएगा नहीं आएगा, शेड्यूल 7 में। कहां डिफाइंड है, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 हम लोग पढ़ेगा,
हाँ एक बार रिव्यू करेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जस्ट एक बार रिव्यू कर लेगा। अच्छा हो, अब सर हम लोग कौन सा पेज में, हम लोग पेज है 9.5। अब 9.5 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर बोर्ड करेगा क्या, अगर सीएसआर प्रोविजन कोई कंपनी में लगे तो करना क्या है। देखो, अब द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सीएसआर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, मतलब सर सबसे पहले तो सीएसआर कमिटी बनाना है, उसके बाद शेल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। देखो वर्ड क्या है, मार्क करो एवरी फाइनेंशियल ईयर, वर्ड क्या है मार्क करो एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब वो एवरी फाइनेंशियल ईयर में क्या करेगा, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब सर देखो क्या खतरनाक बात बोला सर, सीएसआर लगा 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स आपको क्या करना है, सीएसआर में उड़ाना है। सीएसआर में क्या करना है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आपको सीएसआर में उड़ाना है। लेकिन अब सर बात यह है कि पिछला साल का नेट प्रॉफिट्स का 2% उड़ाना है ना भाई ना, पिछला 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट्स निकालो, डिवाइडेड बाय प्लस करो, तीनों साल को डिवाइडेड बाय 3 करो, तो क्या आ जाएगा, एवरेज नेट प्रॉफिट्स आ गया पिछला 3 साल का, उसका 2%। मतलब सर इसको ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे समझो सर, अगर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अब हमको चौथा साल यहाँ पे मेरा सीएसआर एप्लीकेबल हो गया तो हम यहाँ खर्चा करेगा। अब समझो यहाँ मेरा नेट प्रॉफिट था 100, यहाँ मेरा था 50, यहाँ मेरा था 10, तो यहाँ पे अब हम कितना करेगा, 2% इंटू 100 प्लस 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया 150 160 डिवाइडेड बाई 3, जितना भी आया इतना हम लोग कर देगा। ठीक है, मैथ्स हम नहीं सिखाएगा, मेरा मैथ्स ऐसे भी खराब है, तो 2 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 3 जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे कर देगा। चलो सर इतना तक क्लियर, यही तो है, हाँ यही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट इलस्ट्रेशन 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, किसका कोई नहीं आया है, हा हा, हंस हंस रहा है हर्ष, बेसी हंसो मत, समझा ना। एक टाइम पे मेरा भी मैथ्स अच्छा था, 12th में 96 आया था, ऐसे ही नहीं समझेगा वो। अच्छा चलो आओ, टाइम पास नहीं। सर इलस्ट्रेशन 8 में देखो क्या लिखा है, कंप्यूटेड द मिनिमम अमाउंट दैट मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन अकाउंट ऑफ सीएसआर फॉर द ईयर इतना, एमएफएल वाज इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा एक बात बताओ, एक नॉर्मल सा लॉजिक आपको पूछता है, सर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुए, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुए सर, तो क्या उसका 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकल सकता है? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा, कहां से निकलेगा? तो सर उस केस में आप क्या करेगा, सर 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेगा, बट ऑब्वियस है ना, इसमें कोई बताने वाला चीज ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर इस कंपनी का क्या हुआ, इस कंपनी का 2 ही साल था, तो 2 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है, 20 प्लस 38, तो कितना तक एप्लीकेबल हो जाएगा, एक सेकेंड, सिंस द कंपनी इज नॉट कंप्लीटेड, एक सेकंड सर, जो क्राइटेरिया है नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ वाला, वो भी एवरेजिंग करके चेक करेगा? नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई एवरेज नहीं बना, यहाँ पे एवरेज क्यों रहा है रोशनी, आप समझो, क्योंकि सर 3 साल का मिला रहा है ना, इसलिए इसको एवरेज वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, लेकिन वहां पे एवरेजिंग यूज नहीं होगा, 5 करोड़ रुपए चेक करने के लिए, लिमिट चेक करते टाइम। और यहाँ पे एवरेज वर्ड इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो पिछला 3 साल का हम लोग एवरेज कर रहे हैं ना। लेकिन एक सेकंड रुको, इन लोग यहाँ कुछ अलग लिखा, आंसर में कुछ अलग लिख दिया, where the company has not completed the period of 3 financial year since its incorporation, the company shall spend in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during the immediately preceding financial year। लेकिन यहाँ आंसर में इन लोग क्या खतरनाक आंसर लिख दिया, चलो ये एक बार हम पता करके बताएगा क्या किया इन लोग महान है, कोई बात नहीं, एक बार हम पता करके बता देगा। जनरली तो सीएसआर का प्रोविजन लगना चाहिए, लेकिन अब इन लोग क्या लिखा है एक बार हम चेक करके बता देंगे, डिस्प्यूटेड हो गया, एक बार हमको याद दिलाना, याद भी मत दिलाना, हम चेक करके बता ही देगा। ये मेरे ख्याल से फिर आंसर रॉन्ग है, या तो इन लोगों लॉ में कुछ चेंज हुआ होगा, इन लोग यहाँ पे चेंज नहीं किया। कोई बात नहीं, यहां तक समझा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात सर जो आप रिपीट कर रहे हैं कि सीएसआर लगेगा कब, 500 1000 5, अब सर उसमें आप बोला सर कितना लगेगा, 2% लगेगा, सीएसआर का कमिटी भी बनाना पड़ेगा। लेकिन सर आप ये तो बताया ही नहीं कि जो नेट, सर आप बता दिए टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना, सर जो प्रीलिमिनरी डेफिनेशन दिया नॉर्मल वही होगा।
सर नेटवर्थ कौन सा लेना है? सर जो प्रीलिमिनरी में दिया हुआ नेटवर्थ का डेफिनेशन वही लेना है। लेकिन सर आप ये तो बताया ही नहीं कि नेट प्रॉफिट्स हम लोग कौन सा लेगा, क्योंकि सर नॉर्मल नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे लेगा नहीं, तो नेट प्रॉफिट्स कौन सा लेगा? अब देखो यहाँ पे एक चीज डिस्कस करेगा। हाँ वही नियम से देखिए सी होना चाहिए, लेकिन एक बार डिस्कस करेगा, पहले इसको इग्नोर करो। आंसर सी होना चाहिए 58 लैक्स। अगर हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से जाए, कैलकुलेशन क्या बोलता है कि सर 20 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? कैलकुलेटर है हमारे पास ऑफिस में। 38 प्लस 20 58 आया, तो 58 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 29 करोड़ आ गया। अब सर 29 करोड़ को अगर हम मल्टीप्लाई करेगा 2% से, तो मेरा आ जाएगा 55 लैक्स। लॉजिक तो यही बोलता है, लेकिन अब इन लोग नीचे आंसर अलग क्यों लिखा है ये हमको भी नहीं समझ आया। हम एक बार चेक कर लेगा। सर आंसर भी सी है, सी कैसे होगा? आंसर सी है तो नीचे इन लोग क्या लिखा हुआ है? ओ सॉरी 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 सॉरी, हम ऑप्शन कंसीडर कर लिया। सॉरी 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 सॉरी, हम आंसर कंसीडर कर लिया। ठीक है, सी तो है। ठीक है सॉरी सॉरी, हम ऑप्शन कोई बोला भी नहीं हुआ। सर नीचे ऑप्शन डी है इरशाद। हाँ हम डी को ऑप्शन की जगह आंसर कंसीडर कर लिए। ठीक ही तो है ना? 28 क्या था सम, समझा नहीं ये वाला? देखो 20 प्लस 38 कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 2, 58 करोड़ आया, डिवाइडेड बाई 2 कितना गया? 29 करोड़ इंटू 2% कितना गया? 58 लाख आ गया। मैं बोलने ही वाला था। वाह हर्ष वाह, टाइम पास पूरा बढ़िया होता है ना इसमें चैट के टाइम। डिस्टर्ब मत करो। अच्छा चलो आओ। सर तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। क्या समझना था कि सर नेट प्रॉफिट्स कौन सा है? रोशनी बोला झूठा। अब बस आओ भाई, टाइम पास मत करो, घर भी जाना है, ऑफिस में बैठा हूं। अच्छा सुनाओ। तो पॉइंट क्या है सर? अब पॉइंट ये है कि सर नेट प्रॉफिट्स कौन सा देखना है। अब नेट प्रॉफिट समझना है ना अपने को, लाइन बाय लाइन अपन जाएगा। तो सर अब क्या करना है? अब हम लोग को नेट प्रॉफिट समझना है कि सर नेट प्रॉफिट्स क्या होता है। अब देखो सर वापस, अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि सर हम जो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेगा, उसमें जो इन लोग दिया ना 20 और 28, सर वो 20 और 28 कैसे आया? पहला क्वेश्चन। और सर दूसरा चीज जो इन लोग बोल रहे हैं कि सर पिछला साल का 5 करोड़ टपना चाहिए ना नेट प्रॉफिट, 5 करोड़ और मोर। सर तो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हम लोग कैसे देखेगा? पीएनएल के हिसाब से नहीं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, हम पहले बोल रहे कंपाइलर में क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, नेट प्रॉफिट मींस द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी एज पर इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स prepared in accordance with the applicable provision. Net profit shall be calculated in accordance with the provision of section 198 of the act. अब देखो सर 198 हम लोग का सेक्शन में है सर, नहीं है सर। तो 198 का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग को याद करना है सर। सीए इंटर में तो नहीं करना। सीए इंटर में तो 198 का कैलकुलेशन याद नहीं करना है कि 198 में हम लोग प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट को निकालता है। लेकिन सर इतना समझा, देखो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, वो आप लोगों को दे देगा कि सेक्शन 198 के हिसाब से एडजस्टेड प्रॉफिट इतना है। लेकिन देखो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये दो 1 और 2, इसका एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो सर वापस। सर हम लोग क्या बोल रहे 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स देगा, या नेट प्रॉफिट्स कितना होना चाहिए? 5 करोड़ और मोर एप्लीकेबिलिटी के लिए। सर तो नेट प्रॉफिट्स कौन सा होना चाहिए सर? एज पर सेक्शन 198 नेट प्रॉफिट्स कौन सा होना चाहिए? एज पर सेक्शन 198। लेकिन सर समझो इसमें से हमको दो चीज क्या करना है? डिलीट करना है। इसमें से अगर ये दो चीज डला हुआ है तो ये दो चीज हमको डिलीट करना है। अब वो दो चीज सर कौन सा है? तो देखो एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच। सर इसके साइड में आप लोग लिख लो फॉरेन प्रॉफिट्स। मतलब सर इंडिया के बाहर से अगर हमको प्रॉफिट कम आया तो उसको हमको हटाना है, तो इसको आप लोग लिख लो फॉरेन प्रॉफिट्स। और इसका मीनिंग समझो क्या लिखा हुआ है कि सर क्या लिखा हुआ है? देखो एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच और ब्रांचेस ऑफ द कंपनी वेदर ऑपरेटेड एज ए सेपरेट कंपनी और अदरवाइज। मतलब सर कंपनी अगर अपना ओवरसीज ब्रांच से या ब्रांचेस से कुछ भी कमा रहा है तो सर उसका क्या होगा? उसको हम लोग को इसमें से हटा देना है। मतलब आप समझो सर आपका नेट प्रॉफिट्स आया 10 करोड़। अब सर लेकिन उसमें से 2 करोड़ ओवरसीज का है ये, लेकिन ये 10 करोड़ कैसे है सर? 198 के हिसाब से है, पीएनएल के हिसाब से नहीं आया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बताएगा ना कि 198 के हिसाब से है कि नहीं है,
तो आप डीम्ड एज्यूम कर लेगा कि सर ये 198 के हिसाब से है, क्योंकि 198 का कैलकुलेशन हम लोगों का कोर्स में नहीं है, आएगा भी नहीं। लेकिन सर हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को एज्यूम कर लेना है। अगर सर कैलकुलेशन कुछ नहीं दिया तो सिंपल एज्यूम कर लेना कि सर 198 के हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट्स है। लेकिन सर उसमें आपको एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, ये दो चीज। सर पहला कि फॉरेन से जितना भी प्रॉफिट्स आएगा, फॉरेन भी कौन सा, ओवरसीज ब्रांच या ब्रांचेस ऑफ द कंपनी, तो उससे जो प्रॉफिट्स आपका आएगा उसको आपको कंज्यूम कर लेना है। हाँ, और सर दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, एंड any dividend received from other company in India which are covered under the complying provisions of section 135। मतलब सर समझो, सर एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दोनों पे सीएसआर लग रहा है, दोनों पे सीएसआर लग रहा है। और सर बी का नेट प्रॉफिट से समझो 100 करोड़, और सर 100 करोड़ में से 2 करोड़ रुपया, 100 करोड़ में इंक्लूडिंग है 2 करोड़ रुपया क्या, डिविडेंड इनकम फ्रॉम कंपनी ए जो खुद सीएसआर में कवर्ड है, तो वो 100 करोड़ में से हम लोग 2 करोड़ को क्या कर देगा सर, माइनस कर देगा। वो 100 करोड़ में से हम लोग 2 करोड़ को क्या कर देगा सर, माइनस कर देगा। मतलब सर वापस, सर ये जो नेट प्रॉफिट्स है जो कहां आया, अभी तक दो जगह आया, एक तो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स, और दूसरा है सर एप्लीकेबिलिटी में। एप्लीकेबिलिटी क्या था, नेटवर्थ, टर्नओवर 500,000 और 5 करोड़ नेट प्रॉफिट्स और मोर। तो उसमें हम लोग को नेट प्रॉफिट्स क्या देखना है सर, जो एज पर सेक्शन 198 है, 198 सर सेक्शन अपना सिलेबस में नहीं, लेकिन सर बस हम लोग को लिख देना है एज पर सेक्शन 198। लेकिन सर उसमें से हम लोग को क्या करना है, दो चीज डिलीट करना है। कौन सा, एक तो सर फॉरेन इनकम, मतलब फॉरेन ब्रांच से या फॉरेन ब्रांचेस से जो भी इनकम आया उसको डिलीट मारो, मतलब माइनस करो। सर दूसरा चीज, अगर कोई भी दूसरा कंपनी से डिविडेंड आया जिसपे खुद सीएसआर एप्लीकेबल है, तो उसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो। यहां तक समझा कि नहीं समझा बताओ, यहां तक समझा कि नहीं समझा, कुछ टफ लगा, यहां तक समझा कि नहीं समझा। और सर बस याद रखना 2% किसका लगेगा, 2% पिछला 3 साल का लगेगा, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 इयर्स। और अगर सर 2 ही साल हुआ है तो 2 साल का ही लगेगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा बी? हाँ, चैट में रिप्लाई करो, बताओ सब जगह है कि नहीं, समझ गई। और कौन कौन है, यस सर, इरशाद, डोजरांग, रोशनी, मम्पी, हर्षा, ब्रोजन, अभय, निकिता, यस समझ गया सर, यस, ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। पास होना है इस बार सी एंटर। अच्छा चलो, अब देखो इसमें एक पॉइंट और क्या लिखा है, अब एक पॉइंट और क्या लिखा है, इन केस ऑफ ए फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल्स, कि सर फॉरेन कंपनी में भी तो ये एप्लीकेबल होगा ना, अभी तो हम लोग ऊपर पढ़ा। तो सर क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट मींस द नेट प्रॉफिट, ये तो देखो हम लोग उधर पढ़ा ही था, ऑफ ए कंपनी एज पर सेक्शन, एज पर पीएनएल प्रिपेयर्ड इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ 381। मतलब सर 381 के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट होगा वही फॉरेन कंपनी का नेट प्रॉफिट माना जाएगा, साथ में कंसीडरिंग 198 को भी साथ में कंसीडर करेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर, इतना तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर। बस ये पॉइंट सिंपल सा ही है, बस एक बार रीड मार लेना, ये पॉइंट कोई ऐसा अलग से एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, यहां तक समझा। अब सर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो कि सर सीएसआर में क्या आएगा, ये कहां लिखा हुआ है, चैट में फटाफट रिप्लाई करो, देखते हैं कौन कौन जगह है। सर सीएसआर में क्या क्या आएगा, या मतलब सर सीएसआर में कौन सा एक्टिविटीज कवर होता है, ये कहां लिखा हुआ है, 10 बार हम बताया, देखते हैं चैट में कौन लिखता है। जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो। 7 क्या, ठीक से लिखो, शेड्यूल 7, आलसी आदमी। सर शेड्यूल 7 में बताया ना, चलो करेक्ट। सर शेड्यूल 7 में बताया कि सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या कवर नहीं होगा। अब देखो वो पढ़ता है, CSR means the activity taken by the company in pursuance of its legal obligation laid down in section 135 of the act in accordance with the provision contained in this rule but shall not include। अब देखो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा ये भी बताया है सर, ये शेड्यूल 1 में 7 में बताया नहीं, ये ऐसे अलग से रूल्स में बता दिया कि सर जो शेड्यूल 7 में कवर्ड है, लेकिन सर ये सारा चीज तो एक्सक्लूसिवली हटाया है कि कंपनी अगर ये सब का खर्चा करेगा और बोलेगा सर सीएसआर का खर्चा है, तब तो हम कतई नहीं मानेगा। क्योंकि सर समझो शेड्यूल 7 जो है ना बहुत लंबा लिस्ट है, सर बुक में है पढ़ाएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ाएगा, लेकिन सर समझो बहुत लंबा लिस्ट है।
तो सर इसीलिए ना आदमी लोग क्या कर रहा था, आदमी लोग नॉर्मल खर्चा करके भी क्या बोल रहा था, ये देखो शेड्यूल 7 में इस तरीके से कवर्ड हो गया। तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट अलग से बोला कि भाई ये 6-7 चीज जो नीचे अभी हम लोग पढ़ेगा, ये तो कतई सीएसआर एक्सपेंडिचर हम लोग नहीं मान सकता है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कि सर क्या क्या चीज हम लोग सीएसआर कतई नहीं मानेगा। एक्टिविटीज अंडरटेकिंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी, मतलब सर कंपनी जिसका नॉर्मल काम है उस वो अगर अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किया उसको हम लोग सीएसआर मानेगा नहीं मानेगा। अब समझो एक कंपनी का काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, एक कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी क्या है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। तो समझो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आर&डी किया, तो क्या हम लोग उसको सीएसआर का खर्चा मानने देगा? सर ऑब्वियसली नहीं देगा। लेकिन समझो अब सर इसमें एक खतरनाक पॉइंट है, बहुत सिंपल भी है। देखो रिसर्च है तो रिसर्च में तो आप लोग बोले सर नहीं मानेगा, लेकिन सर कोरोना के टाइम क्या हुआ था, कोरोना के टाइम सर गवर्नमेंट को बहुत सारा फंड्स चाहिए था, तो गवर्नमेंट को लगा यार इस एक्ट को थोड़ा अब अमेंड करना पड़ेगा, अगर हमको फंड लेना है तो गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट उस टाइम बोला अगर कोई नॉर्मल बिजनेस कंपनी भी है जिसका नॉर्मल आर&डी करने का काम है, और वो अगर नया बिजनेस वैक्सीन मतलब नया वैक्सीन ड्रग्स या मेडिकल डिवाइसेस अगर आर&डी में खर्चा भी कर रहा है ना, तो उसको भी हम लोग सीएसआर में कवर कर लेगा। सर नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी कंपनी कुछ काम किया तो उसको हम लोग सीएसआर में नहीं मानेगा। लेकिन सर अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, एनी कंपनी एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ क्या क्या चीज, न्यू वैक्सीन ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अंडरटेक रिसर्च ऑन एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन ड्रग्स वैक्सीन फॉर कोविड-19 सब्जेक्ट टू द कंडीशन। समझा? मतलब सर ये बोला कि अगर 20-21 में 21-22 में 22-23 में, क्योंकि सर कोरोना कब आया था, मार्च 2020 में आया था ना, तो ये क्या बोला 20-21 में 21-22 में 22-23 में अगर कोई भी कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी इन तीन चीज पे खर्चा किया, आर&डी पे क्या क्या चीज, न्यू वैक्सीन ड्रग्स या फिर मेडिकल डिवाइसेस, तो सर उन लोगों को इसके सीएसआर का खर्चा क्लेम हो जाएगा। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन अब देखो क्या है, सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शैल बी कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन आइटम 6 ऑफ शेड्यूल 7। इतना इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो कि सर इसमें कोई कोई इंस्टीट्यूशंस को इन लोग मेंशन किया था, तो इन लोग बोला सर उन लोग उन इंस्टीट्यूशंस का अगर आप खर्चा किया तो हम लोग शेड्यूल 7 में उसको कवर कर लेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला कि डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। मतलब सर हम लोग इन लोग को एनुअल रिपोर्ट में कंसीडर ऑटोमेटिकली मान लेगा, हम लोग उनको एनुअल रिपोर्ट में कंसीडर ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग को डालना पड़ेगा, डिटेल्स हम लोग को कहां डालना पड़ेगा सर, एनुअल रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर सर। पहला हम लोग क्या पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर, फिर हम लोग क्या पढ़ा, सीएसआर एप्लीकेबल होगा तो सर सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि सर एक बार लग गया तो अगला 3 साल तक लगा रहेगा, पीछा जाए पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर सर हम लोग एक पॉइंट और क्या समझा कि सर अगर सीएसआर प्रोविजन लगा तो आपको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स पे खर्चा करना पड़ेगा, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पिछला 3 साल, और सर अगर 3 साल से कम है तो 2 साल या 1 साल जो भी है। अच्छा सर लिमिट समझा, उसके बाद सर हम लोग समझा नेट प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, जिसमें से सर 198 में बोला वो नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, अपन का काम का नहीं, लेकिन सेक्शन कौन सा 198, और सर साथ में क्या बोला दो चीज माइनस होगा। उसके सर अब हम लोग क्या पढ़े कि सीएसआर एक्टिविटी कहां पे मेंशन्ड है, शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है। और सर अब हम लोग क्या पढ़े कि सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या चीज इन लोग सटीक मना कर दिया। तो पहला चीज क्या है, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या, कोरोना वाला एक्सेप्शन याद रख लेना, लेकिन सर 3 साल का था, 20-21, 21-22, 22-23। अच्छा सर आगे बढ़ता है। अब सर समझो सेकंड पॉइंट कि क्या क्या चीज एक्सक्लूड हो रहा है, अभी तक हम लोग वही पढ़ रहे हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया, एनी कंपनी एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया। आप खुद सोचो सीएसआर का प्रोविजन कौन एप्लीकेबल किया, इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट एप्लीकेबल किया ना, तो वो क्या चाहेगा, वेलफेयर के लिए जो खर्चा हो इंडिया में हो कि इंडिया के बाहर हो, बट ऑब्वियसली इंडिया में खर्चा हो ना, वो तो खुद यही चाहेगा ना कि भाई जो भी मेरा वेलफेयर वगैरह के लिए खर्चा हो वो कहां खर्चा हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर ना हो। तो ये क्या बोल रहा है, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एट नेशनल लेवल और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब सर इंडिया के बाहर आप कोई भी खर्चा किया तो अलाउड सीएसआर में नहीं है, लेकिन एक चीज खाली अलाउ कर दिया सर, क्या अलाउ किया, ट्रेनिंग, वो भी किसका, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल का। समझ गया, किसका ट्रेनिंग अलाउ किया, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल का। वो भी सर क्या चीज के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल का ट्रेनिंग अलाउ किया,
वो भी सर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या तो एट स्टेट लेवल या तो एट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल। क्लियर यहाँ तक? सर तो पहले कोई भी कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चा किया तो इंक्लूड नहीं होगा। फिर सर कोई भी एक्टिविटी इंडिया के बाहर किया तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? आईएसपी। आईएसपी बोले तो ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल। सर तीसरा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया तो सर सीएसआर में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब सीएसआर का खर्चा हम लोग नहीं मानेगा उसको। सर 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट पिछला 3 साल का सीएसआर में खर्चा करना है, लेकिन उसमें से 3 चीज, इसमें से ये 6 चीज हम लोग नहीं मानेगा, जिसमें से पहले नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी काम किया, दूसरा है कोई भी खर्चा इंडिया के बाहर किया, तीसरा खर्चा है मोदी जी को पैसा दिया, मतलब मोदी जी नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 अडानी टू मोदी। बोलने का नहीं। अच्छा देखो, कंट्रीब्यूशन एनी अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182। 182 आप लोग अभी नहीं है, फाइनल में है, पढ़ेगा कि सर उसमें बोला चेक, मतलब डोनेशंस वगैरह अलाउड है पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन सर सीएसआर का खर्चा नहीं मानेगा। क्लियर? सर तीसरा, एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अब समझो सर, एक चीज समझो सर, सीएसआर का खर्चा कंपनी क्यों लाया, कि मतलब गवर्नमेंट क्यों लाया? गवर्नमेंट बोला कि भाई इंडिया के बाहर, मतलब कंपनी जो बाकी का रिसोर्सेज यूज कर रहा है, जो मतलब दुनिया का या इंडिया का, तो सर मतलब आम जनता का भलाई भी तो होना चाहिए, उसी के लिए तो सीएसआर का खर्चा करो। लेकिन फिर इन लोग क्या किया ना, इन लोग बोला हम लोग अपने एम्प्लॉयज में खर्चा कर देगा, तो सर उसको सीएसआर का खर्चा मानना पड़ेगा, नहीं चाहिए ना, वही इन लोग बोला एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द वेजेस एक्ट, याद कर लेना, काम नक्की। अब सर उसके बाद activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits। मतलब सर आप क्या किया, आप ऐसे एक्टिविटीज में खर्चा किया जो स्पॉन्सरशिप के लिए खर्चा किया काइंड ऑफ, और सर उससे आपको इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मार्केटिंग का बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी सीएसआर में अलाउ नहीं होगा। अगर मार्केटिंग का खर्चा कर रहा है तो सर वो भी अलाउ सीएसआर में नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर? सर उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट, activities carried out for fulfillment of any other statutory obligation। सर वर्ड क्या याद करना है? स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन। सर जो ऑलरेडी मैंडेटरी है उसका अगर आप खर्चा किया तो हम उसको सीएसआर में क्यों मानेगा? अगर ऑलरेडी कुछ मैंडेटरी है तो उसका अगर आप खर्चा किया तो उसको हम लोग सीएसआर में क्यों मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो यहाँ पे यही लॉजिक है कि सर उसको हम सीएसआर में खर्चा नहीं मानेगा, ठीक है, उसको हम सीएसआर में खर्चा नहीं मानेगा। तो अब सुनो सर, क्या सीएसआर में क्या क्या चीज का, सर पहला बात सीएसआर में क्या क्या चीज कवर होता है, कहां दिया हुआ है? सर शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, लेकिन शेड्यूल 7 का लिस्ट इतना लंबा है कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए सटीक बोल के सर ये 6 चीज को सीएसआर से हटा दिया। सर एक बार आंख बंद करो, बोलो। पहला, सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी काम किया। दूसरा, सर एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कुछ भी काम किया। सर तीसरा, एक्सेप्शन है स्पोर्ट्स पर्सन मिल्खा सिंह का एक्सेप्शन को एक बार छोड़ दो। सर तीसरा, सर मोदी जी को पैसा दिया। सर चौथा, एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए कोई एक्सपेंस किया। सर पांचवा, कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए खर्चा किया, जो कि क्या है, अल्टीमेटली मार्केटिंग का बेनिफिट दे रहे हैं। और सर छठा, कोई भी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्योंकि सर वो तो ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ना, जैसे जीएसटी पे करना, इनकम टैक्स पे करना, क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए आप क्या अलग से वो पैसा वो करेगा, तो सर वो सब भी सीएसआर में अलाउड नहीं होगा। यहां तक समझा? यस और नो? रिप्लाई इन चैट। चलो गुड। अब देखो, अब एक टॉपिक और पढ़ता फिर छुट्टी दे देगा, एक टॉपिक और पढ़ता फिर छुट्टी दे देगा। कंस्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी पढ़ लेते हैं, इजी क्या है ना टॉपिक। कल भी क्या करेगा ना, कल भी अपन रात को आधा पौना घंटा का सेशन रख लेगा, ऐसा ही एक सेशन रख लेगा, तो सीएसआर कल क्या वाइंड अप हो जाएगा। आज ज्यादा हैवी नहीं करता है, 10-15 मिनट और करता है, फिर कल एक सेशन और रख लेगा, कल फिर सीएसआर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली क्या है, सेक्शन 135 खत्म हो जाएगा। बस एक प्लीज काम करो सर, ये रिवाइज करते जाओ, ठीक है। अच्छा वो पहले पढ़ लेते हैं। अब सर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी की। सर सीएसआर कमेटी क्या होता है, कैसे बनता है? सर पहला बात तो हम लोग पता है, वो लिमिट अगर टप जाएगा, कौन सा लिमिट टप जाएगा, 500,000 और 5, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सीएसआर कमेटी भी बनाना पड़ेगा, और जो 2% वाला प्रोविजन है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा। और सर एक बार अगर पीछे पड़ गया तो कितना साल तक पीछे पड़ा रहेगा, 3 साल तक पिशाच की तरह।
अब सर उसके बाद सीएसआर कमेटी कैसा होगा, ये देखो ये 3 बंदर दिख रहा है, ये 3 बंदर, ये 3 बंदर कौन है पता है, ये तो है आपका हर्षा, ये है इरशाद और साथ में ये है जाहिद, ये तीनों साथ में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब देखो पॉइंट क्या है, 3 बंदर को क्यों याद रखना है, क्योंकि सर सीएसआर का जो कमेटी बनेगा वो कमेटी कैसा हो, हमारी कमेटी कैसी हो अच्छा देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ऑफ द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी आईडी। तो सर बोलने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग का सीएसआर कमेटी बनेगा तो उसमें कितना डायरेक्टर चाहिएगा, 3D। कितना डी चाहिएगा सर, 3D चाहिएगा। कितना डी चाहिएगा सर, 3D चाहिएगा। हाँ कोई बात नहीं संध्या, आप रिकॉर्डिंग कर लेना। अच्छा सर कितना डी चाहिएगा इसमें, 3D चाहिएगा। तो सर लेकिन उसमें से क्या बोल रहा है, एक क्या होना पड़ेगा, आईडी होना पड़ेगा। अब समझो सर, वापस 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 सर सीएसआर कमेटी जो बनेगा, सीएसआर कमेटी कैसे बनेगा सर, 3 जन को मिला के सीएसआर कमेटी बनेगा। सीएसआर कमेटी कैसा बनेगा सर, 3 जन को मिला के सीएसआर कमेटी बनेगा, मतलब 3 जन कौन, 3 डायरेक्टर, और उसमें से क्या बोला है, एक जन क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए। सीएसआर ऑफ द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन शुड बी आईडी। अब सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होगा सर, सीए फाइनल में पड़ेगा, उपाय नहीं है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझाने जाएगा तो अलग से एक कमेटी बनेगा तो 3 डायरेक्टर 3D, 3 डायरेक्शन साइड थोड़ा अनस्टेबल है, बीच में लैग कर रहा है क्या, अब ठीक है शायद। जो किसी पे डिपेंडेंट है, लैग कर रहा है। अब ठीक है, ऑल ओके, थम्स अप, सीएसआर कमेटी खत्म करें, अब लैग नहीं कर रहा होगा। हाँ सर अब सब कुछ सुनाई दे रहा है, क्लियर इज द वाटर ऑफ दाऊ की। भाई सुनाई कैसे देगा क्लियर इज द वाटर ऑफ दाऊ की, सर आपको ये बात कैसे सुनाई दे जब कोई बोल ही नहीं। चैट में यस नो तो लिखो, सुनाई दे रहा है, हम खुद ही लिखे क्या, यच, ओके ग्रेट। अच्छा सर आओ, हम लोग क्या पढ़ा था सर, कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, कितना जन होना पड़ेगा उसमें, 3 डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होना पड़ेगा, आईडी। अब सर बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो सर, क्या हर कंपनी को आईडी बनाना जरूरी है, आईडी मतलब भाई आईडी वाला आईडी नहीं, आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं सर, ये पॉइंट याद करना जरूरी है सर। हर कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है सर, हर कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता सर, हर कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। तो सर जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है उस कंपनी में क्या करेगा, क्योंकि सीएसआर कमेटी में तो आप बोला कि 3 डायरेक्टर होना पड़ेगा जिसमें से एक आईडी होना पड़ेगा। तो जिस कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है उस कंपनी पे खाली 2 डायरेक्टर मिलके सीएसआर कमेटी बना लेगा। क्लियर। अब देखो नीचे यही लिखा हुआ है, नीचे एक बार पढ़ो। अब देखो इन लोग कौन, 3 बंदर कौन साथ में घूम रहा था, हर्ष, इरशाद और जाहिद। अब क्या किया, जाहिद बोला कि हम तुम लोग के साथ नहीं रहेगा, तुम लोग टाइम पास करता है खाली। तो अब देखो, अब नीचे वाला प्रोविजन पढ़ो, देखो हम जो समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग एक बार छोड़ देता है प्रोविजन, क्योंकि ये सीए फाइनल में और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है अपने आप में। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर हम आपको समअप करें ना लेमन में, तो ऐसा समझो, जो डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है लेकिन खाली कंपनी को ज्ञान देने आता है, जो डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है लेकिन खाली कंपनी का मीटिंग्स वगैरह में आता है, कंपनी को ज्ञान देने और कई सारे डिसीजंस वो लेता है। अब सर देखो यहाँ पे क्या लिखा, वेयर ए कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन आईडी अंडर सेक्शन 149। क्योंकि सर देखो 149 सेक्शन में डायरेक्टर का सेक्शन है, जो आप लोगों का सीए फाइनल का सबसे पहला सेक्शन होता है। 139 सेक्शन सबसे पहला सेक्शन है जो आप लोग का इसका सबसे पहला सेक्शन होता है। तो 149 काम का नहीं है, बस उसमें बोला है कि आईडी किसको किसको बनना है नहीं बनना, क्या प्रोविजन है।
तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर जहां पे आईडी कंपलसरी नहीं है वहां पे 2 और मोर डायरेक्टर्स मिलके सीएसआर कमेटी बना ले। तो सर सीएसआर कमेटी में कितना जन, 3 जन, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन सर कोई कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो उस कंपनी में क्या होगा कि एक आदमी आराम से आईडी बन सकता, मतलब 2 डायरेक्टर मिलके वो बन जाएगा, आईडी का दरकार नहीं है। फिर देखो क्या लिखा, प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स इन इट्स बोर्ड शैल कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी विद सच 2 डायरेक्टर्स। नॉर्मल सिंपल सा चीज है, कोई हाबी जाबी नहीं है, तो सिंपल ही है ना सर। ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज देखा जाए तो सिंपल ही है। अब सर एक और इंपॉर्टेंट बात, ए फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल्स द सीएसआर कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन्स। सर मतलब फॉरेन कंपनी में सीएसआर कमेटी कितना जन बनाएगा, 2 जन बनाएगा। सर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहा था ऊपर, सीएसआर कमेटी कितना जन बनाएगा, 3 डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, आईडी। और अगर कोई भी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो उस कंपनी में बाकी का 2 डायरेक्टर मिलकर सीएसआर कमेटी बना लेगा। जय श्री राम। लेकिन सर एक बात और, सर एक बात और क्या है कि अगर सर कोई फॉरेन कंपनी है जिसको सीएसआर कमेटी बनाना है तो उसमें 3 बंदा चाहिए, 2 बंदा, सर 2 बंदा। अब सर वो 2 बंदा कैसा हो, of which one person shall be specified under clause। सर 380 में हम लोग एक बोलता था ना, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता था जो इंडिया में सारा काम के लिए लायबल होता था जब आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करता था। तो एक आदमी तो 380 वाला हो गया। एंड अनदर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी। और दूसरा आदमी कौन होगा, सब फॉरेन कंपनी के हिसाब से नॉमिनेटेड होगा। दूसरा आदमी कौन होगा सर, जो फॉरेन कंपनी के हिसाब से नॉमिनेटेड होगा। दूसरा आदमी कौन होगा जो फॉरेन कंपनी के हिसाब से नॉमिनेटेड होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफाइंड अंडर क्लॉज 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द एक्ट सेम इज स्टेटेड इन चैप्टर 1 इन दिस मॉड्यूल। एक बार जाके पढ़ लेना। फिर 149 में अपॉइंटमेंट वगैरह का दिया हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 47 में पढ़ लेना, इतना माथा मत लगाना। लेकिन सर अगर हम लेमन में समझे तो यही है कि सर जो कंपनी का डिसीजन, कंपनी का डे टू डे का काम में टांग नहीं अड़ाता है ना, वो काम करता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, मतलब समझो। बाकी डायरेक्टर तो एज गुड एज एम्प्लॉयज हो गया ना, क्योंकि सर उन लोग मैनेजमेंट का हिस्सा है। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या आता है, एकदम तशन में एक दिन आता है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होता है डिसीजन में पार्ट लेता है और वापस चला जाता है, समझ गया। और उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। सीए लोग भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है इन कंपनीज, बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा ठीक है, आओ अब सर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 2 द बोर्ड रिपोर्ट अंडर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 134 शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ द सीएसआर। ये तो ऊपर हम लोग पढ़ ही लिया। मतलब क्या बोले इसमें कि सर आप जो बोर्ड रिपोर्ट देगा, अब सर बोर्ड रिपोर्ट को रिकॉल करो सेक्शन 134 से। हम लोग सेक्शन 131 किया था जिसमें क्या था, वॉलेंटरी रिवीजन पिछला 3 साल का। तो उसमें क्या बोला था, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 129 के हिसाब से नहीं बना, या सर ये आपको बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं बना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिवीजन कर सकते हो वॉलेंटरीली। डायरेक्टर्स एप्लीकेशन देगा किसको, ट्राइब्यूनल को। तो सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप जो सीएसआर कमेटी बनाएगा उसका इंफॉर्मेशन आपको कहाँ देना पड़ेगा, सेक्शन 134 में देना पड़ेगा। लाउड एंड क्लियर। अब देखो नीचे जो समरी दिया हुआ है ना, ये ऊपर का ही बना के दिया हुआ है, एक बार पढ़ लो। देखो हमको तो बहुत सिंपल लगा, आप एक बार पढ़ के बताओ सिंपल लगा कि नहीं लगा। क्लास को फिर यही वाइंड अप करते हैं। बस इतना बता दो, ये समरी पढ़ लो और देखो हमको बताओ सिंपल लगा कि नहीं लगा, यहाँ तक पूरा समझा, फिर क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। और फिर कल 1 घंटा का क्लास और कर लेगा। कल अगर थोड़ा जल्दी शुरू हुआ, थोड़ा जल्दी कर लेगा, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, 10 सवा 10 तक, तो कल 1 घंटा और लगेगा, सीएसआर कल खत्म हो जाएगा, तो सेक्शन 135 खत्म। अब यहां तक पढ़ के एक बार हमको यस और नो बता दो, तब तक हम ऑफिस वाइंड अप करते हैं। जल्दी बताओ, यस और नो बताओ, एक बार पढ़ लो, पढ़ के यस और नो बताओ हमको। अंडरस्टूड, गुड। बाकी लोग भी पढ़ लो। यस सर, क्लियर इज द वाटर ऑफ दाउकी। चलो ग्रेट, बाकी लोग भी एक बार देख लो। यहां तक क्लियर समझा, कुछ ज्यादा किया ही नहीं हम लोग। हम लोग किया क्या क्या सर, हम लोग एक तो किया
अच्छा ठीक है सर, हम लोग क्या किया सर, हम लोग किया सीएसआर का एप्लीकेबिलिटी सेक्शन कौन सा 135 कब एप्लीकेबल होगा सर, जब वो 500 1000 और 5 करोड़ वाला लिमिट टापेगा। और सर क्या करना पड़ेगा, उसको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। और सर सीएसआर कमेटी के साथ 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स किस पे खर्चा करना पड़ेगा सर, सीएसआर पे खर्चा करना पड़ेगा। सीएसआर कहाँ डिफाइंड है सर, शेड्यूल 7 में डिफाइंड है पूरा लिस्ट। फिर सर हम लोग एक और चीज पढ़ा, सीएसआर में क्या चीज नहीं आता, वो 6 चीज नहीं आता है। उसके बाद सर हम लोग ये पढ़ा सीएसआर कमेटी में कौन कौन रहेगा, नहीं सर, अच्छा सीएसआर कमेटी में कौन कौन रहेगा, वो 3 आईडी ये सब। और अगर सर आईडी नहीं एप्लीकेबल है तो 2 डायरेक्टर रहेगा। और सर फॉरेन कंपनी है तो भी 2 बंदा रहेगा। फिर सर हम लोग एक चीज और पढ़ा बहुत इजी सा, कि सर नेट प्रॉफिट्स हम लोग कैसे देखेगा। तो उसमें बोला कि सर नेट प्रॉफिट जो सेक्शन 198 में निकालता है उस हिसाब से देखेगा दोनों चीज के लिए। और सर लेकिन उसके बाद बोला उसमें से 2 चीज हम लोग को माइनस कर देना है। वो 2 चीज सर कौन सा है, तो वो 2 चीज है सर, एक तो वो डिविडेंड फ्रॉम एनी इंडियन कंपनी जिसपे ये एप्लीकेबल है। और सर दूसरा कोई बाहर का ब्रांच वगैरह से जो भी फॉरेन प्रॉफिट्स फॉरेन इनकम आया उसको माइनस कर दो। ये 2 चीज निकल के जो आएगा 198 के हिसाब से जो प्रॉफिट्स देगा उसमें से ये 2 माइनस कर देना। अगर माइनस हुआ नहीं है तो उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग एवरेज, उसको हम लोग नेट प्रॉफिट मानेगा। और सर 5 करोड़ का लिमिट भी उसी हिसाब से देखना है। और सर जो लिमिट वो वाला 5 का वो वाला एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स वो भी उस हिसाब से देखना है। अच्छा सर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई 2 साल हुआ है तो नेट प्रॉफिट 3 साल का तो निकलेगा नहीं, एवरेज तो कैसे करेगा, अरे भाई 2 साल का निकाल लेना, सिंपल इतना ही तो किया। अच्छा सर सुनो, एक होमवर्क है खाली, एक होमवर्क है सर, इसमें ना शेड्यूल 7 का लिस्ट दिया हुआ है, टाइम पास है एकदम, प्लीज एक बार रीड मार के आना। देखो हम बता देते कौन सा पेज में दिया हुआ है, एक बार प्लीज रीड मार के आना, एकदम टाइम पास वाला सेक्शन है। ये रहा, कौन सा पेज है, पेज 9.58, देखो ये वाला पेज 9.58 एकदम टाइम पास है कि सर शेड्यूल 7 में क्या क्या आएगा। एग्जाम में आने का देखो चांसेस नहीं है, लेकिन जस्ट एक बार रीड मार लेना, क्योंकि पता नहीं एमसीक्यू में कुछ घुमा के दे दे, एमसीक्यू में कुछ घुमा के दे दे तो इग्नोर मत करना। एक बार ये लिस्ट रीड मार लेना यहां तक, एक बार ये लिस्ट रीड मार लेना यहाँ तक। तो सर 10 पेजेस तो ऐसे ही टाइम पास ही है, एक बार ये लिस्ट यहाँ तक रीड मार लेना। तो कल क्लास में क्या करेगा, एक बार डिस्कस कर लेगा, आप लोग ही बोलना कल क्लास में एक बार डिस्कस कर लेगा कि सर शेड्यूल 7 में क्या क्या आता है। एग्जॉस्टिव लिस्ट बोल सकते हैं इसको एक तरीका से, लेकिन सर इनडायरेक्टली सब कुछ ही कवर होगी। तो एक बार ये लिस्ट कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू पर्पस से एक बार देख लेना बस, ठीक है। और कुछ, वो नफरा का सेक्शन था, कौन सा नफरा का सेक्शन था रोशनी, उसमें वो बॉक्सेस रटना है क्या, कौन सा बॉक्सेस, एक बार पेज नंबर बताओ। यस, यस। अब देखो इसमें हम क्या बोला था कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को उसमें नहीं है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यहां करना पड़ेगा। लेकिन देखो रोशनी, ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाला है ना, ये वाला, ये वाला, ये देखो हम क्या लिखवाया हुआ है, सेम एज पेज 10.61, तो ये वहीं से कर लेना ना, वहां तो एक जगह हम लोग किया ही ऑडिटर और ऑडिटर्स में, वहीं से कर लेना। देखो इंपॉर्टेंट है, अब सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है 10 पॉइंट, लेकिन 10 रीड मार लेना, लेकिन एटलीस्ट 5-6 तो याद कर लो। और देखो ये जो नीचे वाला भी है ना, ये भी क्या लिखा हुआ है, हम सेम एज पेज 10.62, तो देखो ये भी वहां जैसा सेम है, मतलब वो जो ऑडिटर एंड ऑडिटर्स में किया था वैसा सेम है, तो वहीं से कर लो, यहाँ चीजें से एक बार रीड मार लो। थोड़ा तो देखो ये याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये 3 चीज जो है ना, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करेगा, और ये इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट जो ये वहां से कर लेना। सर सर अगर कोई चीज शेड्यूल 7 में नहीं है एंड वो नॉट इंक्लूडेड में भी नहीं है तो वो सीएसआर मानेगा ना। अब देखो इरशाद, डायरेक्टली तो नहीं मानेगा शेड्यूल 7, अब आप शेड्यूल 7 जब आप एक बार कल रीड मारेगा ना आज, तो आप देखना सर शेड्यूल 7 में थोड़ा एग्जॉस्टिव है, मतलब हम लोग कैसे बताए, मतलब बहुत ओपन एंडेड है। जैसे पॉइंट है एजुकेशन के लिए कोई भी खर्चा किया तो सीएसआर मानेगा। अब देखो एजुकेशन तो अपने आप में बहुत वाइड टर्म है ना, तो शेड्यूल 7 जब आप पढ़ेगा आप देखिएगा सर अल्टीमेटली मतलब पब्लिक का भलाई के लिए उसमें सब कुछ ही आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आप कर ले अगर शेड्यूल 7 में नहीं है और अगर उसको अलग से मना भी नहीं किया तो सीएसआर मानेगा नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो शेड्यूल 7 के थ्रू रूट होना पड़ेगा। शेड्यूल 7 जब आप पढ़ेगा तो आप देखिएगा सर बहुत
ओपन एंडेड लिस्ट बनाया है। अब एजुकेशन वर्ड लिख दिया, एजुकेशन अपने आप में भाई इतना बड़ा है, क्या चीज को एजुकेशन मानेगा, तो इसीलिए वो बोले वो ओपन एंडेड टाइप है। तो लेकिन रूट तो वहीं के थ्रू होना पड़ेगा। अगर कोई चीज शेड्यूल साइन में नहीं दिया और आप खर्चा कर दिया और वो मना भी नहीं है, जो हम लोग 6 चीज के उसमें, तो उसको सीएसआर मानेगा नहीं मानेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा सर शेड्यूल साइन में कवर तो हो रहा है कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। ठीक है, चलो क्लास वाइंड अप करते हैं, टाटा बाय बाय। पढ़ो सब लोग अच्छा से, सीए इंटर क्लियर करो। कल रात को फिर 1 घंटा का सेशन लेगा, तो सीएसआर को कल हम लोग वाइंड अप कर देगा, तो 1:30 में हम लोग वैसे वाइंड अप हो गया। अच्छा, क्लास अच्छा से हुआ सबका, कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं हुआ ऑनलाइन क्लास करने में अभी? चलो ग्रेट, सबको अच्छा से समझ आया ना? ठीक है। और जो नहीं किया थोड़ा लंबा कर लेते, एक्चुअली हम ऑफिस में, हमको भी घर निकलना है, इसीलिए कल थोड़ा लंबा कर लेगा, कल हम घर से ही कर लेगा, कल थोड़ा लंबा कर लेगा। ठीक है, आज एक बार इतना ही रखता है, कल थोड़ा लंबा कर लेगा। चलो टाटा बाय बाय। और जो नहीं किया रिकॉर्डिंग कर लेना, बोल देना रिकॉर्डिंग करने के लिए।